हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अपना मैथमेटिकल टूल चैप्टर में टूल नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में अपने बता दिए थे आपको। ठीक है, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने वो इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक फॉर्मूले से सारे बता दिए थे। और आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स। जितने भी इंटीग्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आज हमारा वो सेशन रहेगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है ऐसे आपको, वो कहता है कि इंटीग्रेट। देखो, अब इंटीग्रेशन करनी है या डिफरेंशिएशन करनी है वो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करनी होती है, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन है नीचे दिए हुए उन सभी को आपको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट बोलता है इंटीग्रेट करो किसको? एक्स की पावर 11/2 को। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली इसमें 3 पार्ट है हमारे। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है वो है एक्स की पावर -7, और जो तीसरा पार्ट है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, वो आपका आता है एक्स की पावर p/q। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो p/q है वो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये p/q की जो रेशो है, इसकी जो वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया हुआ है कि जो p/q है उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर p/q की वैल्यू अगर -1 हो गई यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर -1 बन जाएगा, या हम बोल सकते हैं क्या बन जाएगा? 1/x बन जाएगा। तो इसकी बेसिकली मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि जब p/q की फॉर्म में हो तो ये जो इसकी p/q की वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉग वाला कंसेप्ट लग जाएगा 1/x में। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लेट करते हैं। अब हमें क्या बोला? इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें ये बोला हुआ है इंटीग्रेट एक्स की पावर 11/2। ये इंग्लिश इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये होता है, ये इंटीग्रेट का सिंबल आ गया। इंटीग्रेट एक्स की पावर 11/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में उसमें डी ऐड कर देना, डी में स्मॉल। ठीक है, तो डी एक्स कर देना आपने। क्लियर? आपको पता कि जर्नी हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। वो क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन, देखो पावर का 1 ऐड करना, और यही चीज़ आपको एज इट इज़ नीचे लिखनी है n+1। ठीक है, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c। ये हमने आपको बताया था इनडेफिनेट और डेफिनेट में। डेफिनेट में क्या होता है? यहाँ पे लिमिट आती है, और इनडेफिनेट में यहाँ पे लिमिट नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज c आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेम फार्मूला। तो यहाँ पे x है n+1, तो यहाँ पे क्या आएगा? x 11/2 +1 अपॉन, ये पूरी रकम नीचे आ जाएगी, n+1 नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 11/2। जैसे n+1 ऊपर था यहाँ पे नीचे आया, इसी तरह 11+1 +2। ठीक है, सिंपल है, प्लस सी दैट इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ क्या होगी? सिंपल है, यहाँ पे 11/2 है, ये +1 है, इसके नीचे 1 है। जब 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो क्या आ गया? 11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या आ गया? 2। ठीक है, डिवाइड में अब यहाँ के इसके नीचे 1, इसके कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है, तो 2 × 1 क्या होता है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? एक्स की पावर 13/2 अपॉन, ये क्या हो गया? 13/2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, देखो एक्स की पावर 13/2 इंटू, ये भी ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि जो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 11/2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका आंसर क्या आ गया आपका? 2/13 एक्स की पावर 13/2 प्लस सी। देखो अब यहाँ पे प्लस सी ऐड करते जाना हर स्टेप में, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो सी साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन 2 किस्म की थी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेसिक लेक्चर में, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आता है? सी कांस्टेंट आता है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2/13 एक्स की पावर 13/2, दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन दिस। अब ये सेकंड पार्ट है, ये करते हैं। ठीक है,
नो इशू। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट क्या आएगा हमारा, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इंटीग्रेट करो x की पावर -7, ये भी सेम है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये थोड़ा मैं तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी यही फार्मूला बन रहा है हमारा x की पावर n वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे x की पावर -7 + 1 अपॉन, ये पूरी रकम नीचे आ जाएगी, -7 + 1 दैट इज़ n+1 अपॉन n+1 आ गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। तो ये क्या आएगा, -7, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 7 में से एक गया 6, साइन इसका लगता है जो बड़ा होता है, बड़ा को ना -7 बड़ा तो माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x की पावर -6 अपॉन -7 + 1 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से एक गए 6, साइन किसका बड़ा है, जो बड़े का साइन लगेगा तो इसका लगेगा, ठीक है, दैट इज़ -6। तो यहाँ पे सीधा हमारे पास आंसर आ गया ये -1/6 x की पावर -6। क्लियर। अब जो है x की पावर माइनस, यहाँ पे प्लस c भी लिख दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6 x की पावर, x की पावर -6 है तो इसको 1/x की पावर 6 लिखते हैं ऐसे, प्लस c। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज़ द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर। अब जो थर्ड पार्ट है ये p/q वाला, ये वाला करते हैं हम। तो p/q में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो p/q है वो इसकी वैल्यू कभी भी -1 के बराबर नहीं होगी। इंटीग्रेशन करना आपने x की पावर p/q को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx करना आपने। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी ऐसा ही, इस पर भी यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर p/q + 1 अपॉन p/q + 1 प्लस c, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर, ये एलसीएम क्या आ गया, q आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ p आ गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया q आ गया, ठीक है। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका q आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ इसके साथ, तो ये p आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, q आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्या बना हमारा, तो ये भी ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा q/p + q x की पावर p + q अपॉन q प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करते जाना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल, जो हमारा लेवल है क्वेश्चन का, हम थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बोलता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, क्या बोलता है आपको, इवेल्युएट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रेट की की जगह वो इवेल्युएट भी लिखता है। बोलता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस cos ऑफ x + 1/x, ठीक है। ये 3 दे दी चीज़ें, ठीक है। इसकी तीनों की इंटीग्रेशन को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। क्लियर। अब बेसिकली देखो, आपने कुछ नहीं करना, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, ठीक है, और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन भी आ गया। अब क्या करना है, एक बार इंटीग्रेशन इसकी करनी है, फिर ये वाला साइन एक बार इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर एक बार इसकी इंटीग्रेशन नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम जल्दी क्या करते हैं, हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। यहीं पे सपोज कर लेते हैं हम, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन, हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस cos x + 1/x, इनकी होल इंटीग्रेशन dx के, एक बार इंटीग्रेशन इसकी करनी है, एक बार इंटीग्रेशन इसकी करनी है, फिर एक बार इंटीग्रेशन इसकी करनी है, तीनों की इंटीग्रेशन, एक बार इसकी, एक बार इसकी, एक बार इसकी। यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू dx, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इंटीग्रेशन साइन लगेगा तो dx भी लगेगा साथ में। यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, अब ये इसका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, देखो x की पावर n आ गया, वही इंटीग्रेशन का फार्मूला आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। क्लियर, इतना हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x, देखो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, cos की इंटीग्रेशन होती है sin x। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका sin x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो हमें पता डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log of x, यहाँ पे आ जाएगा log of x। तो मैंने बताया अगर ये हम थ्योरी में डील कर रहे हैं तो जो log की जो बेस आएगा वो e आएगा, और अगर हम न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स निकाल रहे हैं तब हम log की बेस के लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा। क्लियर। अब बेसिकली अब यहाँ पे कंबाइन करके, अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि लिमिट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके हम c लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया x की पावर 3/3, ठीक है, माइनस sin x प्लस log ऑफ x की बेस e प्लस c। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन की जो इंटीग्रेशन है ये है सिंपल से, जब ऐसे इंटीग्रेशन आए एक बार इसके साथ करनी है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो इतने मुश्किल नहीं है, बस बेसिक्स की जो वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो, अगर आप उसको देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल हो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन जो ये हमने क्वेश्चन किए सारे, ये क्वेश्चन थे हमारे, क्योंकि लिमिट नहीं थी यहाँ पे, तो ये हमारे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, जो हमने पहले बताई थी टाइप 2 3 थे, इनडेफिनेट के थे। अब हम डेफिनेट का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, बट फिर भी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर एक नया फार्मूला आपको बताएंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखते हैं अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बोलता है। ये बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसे आता है आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते हम, इजी क्वेश्चन भी नहीं कह सकते इसको। क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे साथ क्या देते हैं, यहाँ पे लिमिट दे देते हैं आपको 1 से 5। ऐसे जो इंटीग्रेशन साइन है इसके ऊपर एक यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं, आपको मैंने बताया था लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, हमेशा लिमिट जब पुट करनी है, जब लिमिट हमने पुट करनी है, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था, जब भी हमें कोई लिमिट पुट करनी है तो हम कैसे पुट करनी है, पहले किसको पुट करना है, अपर लिमिट को, यूएल दैट इज़ अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस कर देनी है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि ऐसे लिमिट हमें कैसे लगानी है। ठीक है, कैसे पुट करनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स व्हेन द लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 5। तो जब ऐसे होगा, देखो ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, ये सिंपल सा पहले की तरह, तो हमें पहले सिंपल ही करना है। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर, ये एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन की क्या होती है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन यही रकम नीचे एन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना ये लिमिट है, तो यहाँ पे आपको क्या स्क्वायर ब्रैकेट आती है, तो लिमिट जल्दी हम जब हम लिमिट पुट करते हैं या हम लिमिट के क्वेश्चन में क्या आते हैं, कौन सी ब्रैकेट आती है आपकी, एक स्क्वायर ब्रैकेट आती है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट कब आएगी, जब हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी, ये ऐसे करके ब्रैकेट आएगी, तो इसके नीचे आपको लोअर लिमिट लिखनी है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगी लोअर लिमिट, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, लोअर लिमिट 1 लिख दी राइट साइड में, और यहाँ पर लिमिट 5 होगी। क्लियर। अब ये क्या हुआ, ये एक्स की पावर क्या आ गया, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 5। क्लियर, ये हो गया क्लियर आपका। अब क्या आया, ये x की पावर 1/3 है, इस 1/3 को हम ये जब मार के बाहर आ जाएगा, ये 1/3 हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1/3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे ऐसे लिखे हमारा x³ 1 से 5। क्लियर। अब हम पुट करेंगे, देखो अब फाइनली जब हमें 1/3 आ गया, अब हम पुट करना, तो अब हमने लिमिट पुट करनी है, तो कैसे करनी है, अपर लिमिट को पहले लिखना है, फिर उसमें से माइनस करनी है लोअर लिमिट। तो लिमिट की जो वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, वेरिएबल क्या है, एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम पुट करेंगे कैसे, पहले करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, 5³। अब क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट के 1, अब एक्स की जगह 1 लिखेंगे, उसका क्यूब कर देंगे। ये था हमारा सिर्फ सिंपल सा स्टेप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और यहाँ पे लिमिट पुट करना। लिमिट कैसे पुट करनी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कहाँ पुट करनी है, ये हमने पुट करनी है वेरिएबल में, तो वेरिएबल क्या था, एक्स की जगह हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब जो 5 का क्यूब होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली किसके बराबर होता है, 125 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 - 1। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपका 1/3, ये क्या 120 में से गया 124, तो ये आ गया। ठीक है सॉरी, यहाँ से आंसर क्या आ गया 124/3। दिस इज़ द आंसर। देखो यहाँ पे प्लस सी जो है, जो यहाँ पे प्लस सी है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्लस सी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज़ का जो आंसर है ये आपका ये आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा छोटा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट अब चलिए एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ही है, तो चीज़ें याद रखने का टॉपिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छोटा सा टॉपिक। तो ये छोटा सा टॉपिक क्या है, ये है आपका कहता है कि जो एरिया होता है अंडर अ कर्व, किसी भी कर्व के अंडर एरिया जो होता है, एरिया अंडर अ कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स आपको लिमिट बताई है कि इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ के बीच में करना है। ठीक है, बोलता है जो एरिया होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसका एरिया, कोई भी एरिया में ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन करेंगे इसका। बोलता है एरिया अंडर अ कर्व, कोई भी कर्व है
उसके अंडर एरिया और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके अंडर जो एरिया है उनके बीच में क्या रिलेशन है आपको ये बता रहा है। ठीक है, मैं लेट करता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये आपकी वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व ऐसा है। ठीक है, सपोज करते हैं ये एक्स यहाँ तक है, ये कर्व आ गया। ठीक है, लेट करता हूँ ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन है वाई, वो किसके बराबर है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ये जो कर्व है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इस जो ये हमारा फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, क्या करो, इस फंक्शन को क्या करो आप इंटीग्रेट करो, लेकिन इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन हो। किसकी लिमिट्स के बीच में, लिमिट्स कौन सी लिमिट्स, जब हमारी एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स की वैल्यू बी के बीच में आपको इंटीग्रेट करो। सपोज करते हैं ये एक्स है, तो ये यहाँ से एक्स की वैल्यू ए आ गई, यहाँ से लेके ये सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेट करो किसको, एफ ऑफ एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन कब, जब उसकी जो हमारी लिमिट क्या है, इंटीग्रेट कहाँ से क्या करना है, ए से बी तक। तो इसकी लोअर लिमिट आ गई, ये ए से जहाँ से स्टार्टिंग लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो यहाँ तक एंड, जहाँ पे एंड होती है वो अपर लिमिट होती है। ठीक है, कहाँ से, ए से बी तक आपको ये बोला। ठीक है, तो जनरली इसको अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगर एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया होगा तो आप तो निकाल लोगे जैसे इंटीग्रेशन बताई। लेकिन आपको ग्राफिकली याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जब आपको एक ग्राफ दिया हो और आपको ये अगर कोई कर्व, हमारा कर्व है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आ गई, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो एरिया होता है किसके है, जो अंडर द कर्व, जो ये कर्व है जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंडर जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, तो ये जो एरिया होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना। तो ये कौन सा एरिया आ गया, हमारा शेडेड एरिया हो गया। ठीक है, तो जनरली वो बोलता है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द शेडेड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। बोलता है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ग्राफ दिया जाए और आपको बोला जाए कि जो ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इस फंक्शन के जो ये हमारा कर्व है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बोला जाए कि इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को विद इन द लिमिट्स ए टू बी। अगर आपको बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट विद व्हेन द लिमिट गोज फ्रॉम ए टू बी, तो जनरली इसके जो आंसर, जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द एरिया अंडर द ग्राफ। जो भी ये एरिया होगा, जो भी उस एरिया की वैल्यू होगी वही इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि जो इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होती है, द शेडेड एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। एक्सिस और इसके बीच में जो एरिया होता है वो बेसिकली क्या देता है, हमें इंटीग्रेशन देता है। ठीक है, नॉर्मल से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हमारे पास जो ग्राफ्स है, मैंने आपको बताया था ग्राफ्स के बारे में टॉपिक हमने पढ़ा दिया हुआ है। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे सपोज करते हैं मेरे पास एक क्या है, एक कर्व है। ठीक है, एक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फंक्शन को वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अब बताओ, अब ये ग्राफ दिया हुआ, अब हमें बोलता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जल्दी हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, डी बाई डी टी होता है, क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, जो डी वी है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए डी टी के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इनको बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी वी को, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी लिख दिया मैंने, क्लियर। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन है ए डी टी की वो किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी के बराबर आ गई। तो यहाँ पे हमें क्या, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, किसकी, एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसकी, उसका जो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया, देखो ये सेम चीज़ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो एरिया है, दिस मीन्स द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो एक्सेलरेशन और जो टाइम ग्राफ का है, जो हमने ये अभी जो ग्राफ हमें बनाया था ये एक्सेलरेशन टाइम है ना, तो बोलता है इट मीन्स कि जो एरिया आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमें क्या जाता है, इट गिव्स अस, ये हमें किसकी वैल्यू देगा,
वेलोसिटी की वैल्यू देगा। तो इट मीन्स अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी सपोज अगर टाइम दिया हुआ टी इक्वल्स टू यहाँ पे दिए हुए, कहाँ से कहाँ करना है, टाइम की लिमिट क्या लगाइए, जब टाइम हमारा 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में हो, उस दौरान जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होती है, जो भी हमारा एरिया आएगा इसके, जो इस कर्व के बीच में एक्सिस के बीच में, जैसे ये सपोज 10 है टी और यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो जो ये एरिया आएगा वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो याद रखना कि जब ऐसी फॉर्म बने तो वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर एक्सेलेरेशन जो ये टाइम का प्रोडक्ट बने तो ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये हमें यहाँ पे किया एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv/dt, ठीक है। इट मीन्स कि एरिया अंडर जो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, काइनेमेटिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, बट आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ऑन द सिमिलर वे, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो वी डी टी किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ यहाँ पे बोथ साइड को, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल, ये क्या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या आया कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी दैट इज़ वेलोसिटी और जो टाइम है, अगर मैं इन दोनों की इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और अगर ये सिंपल ऐसे लिखा हो, इसका क्या मतलब है, ये जो ये वैल्यू है ये क्या बेसिकली होती है, ये क्या होता है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया और यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है सॉरी, और यहाँ पे कुछ कर्व दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि जब वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जब टाइम की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं टी हमारा 1 है और टी हमारा यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे बोलता है 1 से 10 के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमें जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाए आपको, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया शेडेड एरिया, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको छोटा सा टॉपिक था कि अगर कोई चीज़ ऐसे बन रही है तो अगर कोई हम बोल रहे हैं कि जो वी डी टी है अगर आपको ऐसे दिया हो तो इसका क्या मतलब, अगर इसको बोला जिसकी इंटीग्रेशन हो, इसकी इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, और जो एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट, सीधा बात। और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन नीचे क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ी खांसी हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था कि जो जनरली हमारा जो एरिया होता है कर्व और डेफिनेट, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन और जो कर्व के बीच में रिलेशन क्या होता है कि उनके बीच में जनरली जो ये एरिया होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन का आंसर देता है, जो एरिया होता है शेडेड एरिया, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन में मेरे को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल का टॉपिक है ये, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट फंक्शन, एक होता है कंटिन्यूस फंक्शन। ये आप मैथ्स में पढ़ सकते हो। कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जो लगातार फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। जो डिस्क्रीट फंक्शन होता है 12th में पढ़ा होगा आपने, जो चार्ज होता है वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। डिस्क्रीट फंक्शन वो होता है जिसमें चलने क्या होते हैं, ब्रेक्स होती हैं, दैट इज़ गैप होता है, ठीक है। बोलता अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन कौन सा होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और इन एन इंटरवल। तो यहाँ पे कोई इंटरवल भी दियो कि इतने से लेके वेलोसिटी, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया वेलोसिटी विद इन व्हेन द टाइम गोज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरवल आ गया वो क्या आ गया, 1 से 10 आ गया, ठीक है। वही जैसे लिमिट होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ गई, जो जहाँ से स्टार्टिंग होता है वो लोअर लिमिट होती है, और जहाँ पे एंड और होता है वो अपर लिमिट आ गई, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप जनरली याद रखो कि जो एवरेज वैल्यू, डायरेक्ट जो एवरेज वैल्यू होती है वो, सपोज कि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है मेरे पास, मैं लेट करता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और जो उसका इंटरवल दिया हुआ है उस फंक्शन का, वो इंटरवल दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द एक्स, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बी है, और जो एक्स की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो यहाँ पे जो लिमिट, जो हमारा इंटरवल दिया वो ये दिया हुआ, तो यहाँ से जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होगा तो वो हमारी क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो क्या आ जाएगी, हमारी अपर लिमिट। ये आपको ट्रिक छोटा सा याद रखना। और आपको बोले कि एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप एवरेज वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि जो एवरेज वैल्यू
ऑफ अ फंक्शन वाई, सपोज जैसे यहाँ फंक्शन वाई है, तो एवरेज वैल्यू होती है किसी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन की, जो वाई की एवरेज वैल्यू बेसिकली किसके बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट कंटिन्यूस फंक्शन, जो कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है किसके रिस्पेक्ट में, जो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जो उसका इंटरवल है, जो जैसे ए से बी दिया हुआ यहाँ पे, तो जो पहला इंटरवल उसको यहाँ पे लिख देना, लोअर लिमिट बना देना, इसको अपर लिमिट बना देना, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जो हमारे एवरेज मैथ्स में एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है, तो डिवाइड में कोई आता है टोटल नंबर आता है, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या आएगा, नंबर आएगा, तो नंबर क्या आएगा, यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन सिंपल से करनी है आपने, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आएगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx कर देना है, और यहाँ पे नंबर है तो नंबर क्या आएगा, यहाँ पे जो इंटरवल है तो यहाँ पे a से लेके b तक, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये मीन्स कि जो अभी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी क्वेश्चन में, तो एवरेज वैल्यू किसके बराबर होती है, जो भी फंक्शन दिया होता है उसकी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट dx, और उसकी जो इंटरवल दिया होता है वो उसकी लिमिट बन जाती है, दैट इज़ a से b अपॉन, देखो ये डिफरेंशिएशन जो देखो यहाँ पे 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, d, और ये कट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाता है, क्लियर, ठीक है। और x की जहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेट करना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a से b, तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y की जो भी वैल्यू दी होगी इसको पुट करना, उसको इंटीग्रेट कर देना a से b के, उसके डिवाइड में क्या लिख देना, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, b माइनस a, तो इट मीन्स कि जब भी आपने क्या करना है, किसी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो जो एवरेज वैल्यू होती है किसी फंक्शन की, कंटिन्यूस फंक्शन की, वो क्या होती है, जो हमें फंक्शन दिया होता है उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ds, और जिस एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इन अ इंटरवल, जो भी इंटरवल दी होगी उसको, जो जहाँ से स्टार्ट होगी वो लोअर लिमिट बना देनी, इसको अपर लिमिट, अपॉन आपने क्या कर देना, डायरेक्ट याद रखो, अगले याद रखने के लिए अपॉन क्या करना है, जो भी आपको इंटरवल दिया होगा उसका जो आगे वाला जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, दैट इज़ b में खत्म हो रहा है वैल्यू, तो जो अपर लिमिट दैट इज़ जहाँ पे ख़त्म होगा वो माइनस a कर देना, सीधा आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला ट्रिक। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ये जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं या आपके जो जेई मेंस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये जो हमारा एवरेज फंक्शन, जो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन का टॉपिक इन्वॉल्व होगा। तो इसके हम बेसिकली अभी क्या करेंगे, कुछ 2 या 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यहाँ अपना इंटीग्रेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। देखो अब जो एवरेज वैल्यू जो हमने निकालनी है किसी कंटिन्यूस फंक्शन का, उसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है, ये बोलता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिया हुआ, हमें कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो याद रखना टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो वेलोसिटी है ये हमारी वाई एक्सिस पे आएगी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, बोलता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है, सपोज करते हैं ये कार है, ठीक है, ये कहाँ से चल रही है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। और उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी कितनी है, कितने टाइम पे, जब उसके 10 सेकंड है, पहले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कहाँ पे दी हुई है, ग्राफ में दी, इसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ में टाइम आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, और टाइम का यूनिट किस में होता है, सेकंड्स में, तो ये सेकंड आ गया, और जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गई, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए जो वेलोसिटी का यूनिट होता है आपका वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि जो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालनी है हमें, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमको टॉपिक कौन सा, एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन को हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी मीन्स एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि हमें क्या करना है, ये जो एवरेज वैल्यू का फार्मूला है वो लगाना है। और जो एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, वो बोलता है कि जो भी हमें क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसकी इंटीग्रेशन, दैट इज हम यहाँ पे फंक्शन क्या, कंटिन्यूस फंक्शन का वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या टाइम है, ग्राफ टाइम का है, ठीक है। और जो लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ देनी है, देखो यहाँ पे दे दिया होगा, तो एक इंटरवल देना चाहिए। अब हो रहा है कि निकालो, क्या निकालो कि एवरेज वेलोसिटी निकालो कार की, लेकिन कौन से, फर्स्ट 25 सेकंड में। जब फर्स्ट 25 सेकंड आया, इसका मतलब टाइम जब हमारा कहाँ से 0 से 25 तक जब जाएगा तब तक उसका निकालो। तो यहाँ पे जो इंटरवल हो, हमें जब ये फर्स्ट लिखा हुआ, तो मीन्स जो पहला जो इनिशियल इंटरवल होगा, जो हमारी लोअर लिमिट आएगी वो 0 आएगी, अपर लिमिट कहाँ आएगी, 25 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 से 25 निकालो। ये कहने का मतलब उसका अपॉन एवरेज वैल्यू का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन दिया होता है उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लोअर लिमिट अपर लिमिट कर दी, और नीचे डायरेक्ट क्या लिखना है आपका, डायरेक्ट जो अपर लिमिट होगी वो अपर लिमिट क्या आई 25, तो 25 में से लोअर लिमिट माइनस कर देनी, ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। ये फार्मूला लगाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर निकालते हैं, और हमें ऑप्शन दिए हुए 20 मीटर पर सेकंड 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज़ वी एवरेज, उसका जो वो बेसिकली किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दैट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और आपको एवरेज वेलोसिटी की लिमिट क्या दी हुई है फर्स्ट 25 सेकंड्स में, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी का जब पहले 25 सेकंड में कितनी, तो पहले 25 सेकंड मीन्स स्टार्ट कहाँ से होगा, टाइम 0 से लेके 25 तक, वो अपॉन क्या हो जाएगा जो हमारी अपर लिमिट क्या है 25, दैट इज़ b माइनस 0, दैट इज़ 25 माइनस 0। क्लियर। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। एक और चीज़ हमने जस्ट अभी पढ़ी है कि जब ऐसी चीज़ लिखी हो, ठीक है, एक वेलोसिटी लिखी है और टाइम लिखा हुआ है और इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए, तो वो जल्दी ये बेसिकली ये पूरी रकम किसके बराबर, इंटीग्रेशन बेसिकली किसके बराबर होता है, शेडिड एरिया। तो मैंने आपको बताया था शेडिड एरिया अंडर, तो ये जल्दी जो इंटीग्रेशन होती है किसके बराबर होती है, शेडिड एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये बेसिकली यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, ये तो ये पूरे कर्व और एक्सिस के अंडर जो एरिया है, ठीक है, ये दैट इज़ ये शेडिड एरिया। तो ये पूरा कब का जर्नी क्या बन रहा है, देखो ये जो फिगर होती है ऐसी फिगर, इस फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो इट मीन्स जो इंटीग्रेशन है ये इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एरिया, जो जितना ये एरिया होगा इस कर्व के अंडर वही आपका इंटीग्रेशन का आंसर होगा। दैट इज़ दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली इक्वल। अब जो हमारा एरिया के कहाँ से जब टाइम हमारा 0 से लेके 25 तक के बीच तक देखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में बताई हुई है। तो ये जर्नी जो ये सारा एरिया है, ये एरिया ही इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 में ये हमें 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी 1/25, ठीक है, इनटू ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं शेडिड एरिया, जो शेडिड एरिया है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है, ये आ गया। अब जो ये शेडिड एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ट्रेपीजियम है, तो हमें पता है जो ट्रेपीजियम का एरिया था। अब इंपॉर्टेंट है कि ये शेडिड एरिया कहाँ से कहाँ निकालना हमने, 0 से 25 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बेसिकली पूरा हो गया। तो हमें पता है ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है, ये क्या है हमारा ट्रेपीजियम है। और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है वो क्या होता है 1/2। देखो ये ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स है। देखो ये और ये पे पैरेलल है, और ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल वो होती है जो काटती नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे को काट देंगी। तो ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो उसकी पैरेलल साइड्स होती है उनको ऐड करना होता है, इंटू जो उसकी हाइट होती है, तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। और जो ट्रेपीजियम की हाइट होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, क्या होता है, जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ये जो हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा, इस वर्टिकल डिस्टेंस को बोलेंगे h, दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1/25। शेडिड एरिया इंटीग्रेशन करनी है, तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, शेडिड एरिया के बराबर होती है। शेडिड एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है, ये साइड, और ये साइड पैरेलल है। तो ये जो साइड है ये कितनी हुई, देखो यहाँ पे ये जो ये वाली है, ये साइड कितनी होगी, ये 10 आ गया, ये आ गया 20। तो 20 में से 10 निकले तो ये पोर्शन कितना आ गया 10 का। तो ये आगे एक साइड आ गई इसकी 10 प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कहाँ से 0 से लेके 25 तक है, तो ये क्या आ गया 25 आ गई। ये फार्मूला लग गया, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गया, 1/2 भी हो गया, क्लियर, इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की हाइट क्या होती है, जो ये दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है 20 का, तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी 1/25। ये 25 और 10 कितना हो गया आपका, ठीक है, ये 35 आ गया, 1/2 35 इंटू 20, क्लियर। ये 2 और ये 2 को कैसे यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 350/25, क्लियर, 350/25। तो ये 25 बन जाए 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। बच्चा कितना 10, तो ये 10 और ये 100 आ गया, तो 100 कितना 4 आ गया 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो 14 मीटर पर सेकंड जो आ जाएगा दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया पार्ट ये। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो दोनों टॉपिक हमें नए आज बताए हैं आपको, कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, जो भी हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, और जो लिमिट दी है जैसे फर्स्ट 25 सेकंड्स दी है तो इसकी लोअर लिमिट आएगी 0.5 अपॉन में क्या कर देना आपको, जो उसकी अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। तो ये बेसिकली आपको रखना है, जो शेडिड एरिया ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है 1/2 शेडिड एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, ये जो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ शेडिड एरिया दिया हुआ है ऐसे करके ऐसे, तो इस एरिया को अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता फिर भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है,
और यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। तो ये इस तरह से अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इससे लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रेपेजियम का आपको फार्मूला आना चाहिए। छोटे बच्चे तो हो नहीं आप, तो डायरेक्ट फार्मूला ट्रेपेजियम का लगा के मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया। अदरवाइज आप 1 2 करके इनको तीनों के एरिया को ऐड करके आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम जर्नी क्या कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है ये भी आप देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है डिटरमाइन एवरेज वैल्यू, ठीक है, ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है, इन द इंटरवल, इधर यहाँ पे दिए, इन द इंटरवल व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन किसको करना है, एवरेज वैल्यू को निकालना है, किसकी, y को दे। तो ये क्या आ गया आपका कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरवल आ गई वो क्या आ गई, 0 से 1। तो जहाँ से स्टार्ट हुई वो क्या आ गया, लोअर लिमिट आ गई आपकी, और जहाँ पे एंड हुआ ये आ गई आपकी अपर लिमिट। तो आपने इट मीन्स आपको एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1 5 3 और चौथा दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, 4, ठीक है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको क्या दिया हुआ, 3, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो जर्नी आपको हमें क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की, वो बेसिकली किसकी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, उसकी लोअर लिमिट के यहाँ पे आ गई जहाँ से इंटरवल स्टार्ट हुआ 0 से 1 अपॉन जो हमारी अपर लिमिट होती है दैट इज़ वो माइनस जो लोअर लिमिट। ये हमें डायरेक्ट फार्मूला याद है, यही होता है, ठीक है। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से 1। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू लिख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 को हम भूल जाए, ऐसे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 से 1 2x प्लस 3, ये आपकी y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे dx आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, सिंपल सी बात है। अब ये हो जाएगा। अब बेसिकली कैसे होगा, अब ये यहाँ पे साइन भी है, लिमिट भी पुट करनी है, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx विद रिस्पेक्ट टू 0 से 1, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जंप मार के बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1 प्लस ये कांस्टेंट है, जंप मार के बाहर आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू 0 से 1, ठीक है। तो हमें पता है ये x के ऊपर क्या 1 पावर है, तो यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 से 1 प्लस ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यहाँ पे जो 1 की होती है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 0 से 1, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या x की पावर 2 आ जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 3 है। तो यहाँ पे हमने x अब लिमिट पुट करनी है, तो कैसे, अब हमें लिमिट कैसे पुट करती थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर, ठीक है। तो ये जंप मार के बाहर आ जाएगा 2, तो यह क्या आ जाएगा 2/2 x स्क्वायर, यहाँ पे 0 से 1 था, 0 से 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 3 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 + 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4। तो जो हमारी यहाँ पे जो हमारा निकला कि जो एवरेज वैल्यू है हमारी, ठीक, किसी फंक्शन की, इस फंक्शन की y = ये कितनी आई 4, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया, हमने जो एवरेज वैल्यू का एक टॉपिक नया पढ़ा, एक टॉपिक, और दूसरा हमने पढ़ा कि जो इंटीग्रेशन होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, शेडेड एरिया के बराबर होती है। तो किसका शेडेड एरिया, शेडेड एरिया बिटवीन कर्व, जो कर्व होगा उसका शेडेड एरिया, और जो x एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा, या जिसके
वो जो लिमिट दी होगी कहाँ जहाँ से लिमिट जैसे ए से बी दी हुई है, तो जो ग्राफ में जनरली हमारा ये सपोज ये ग्राफ है, इसमें ए से जो बी के बीच में जो एरिया शेडेड एरिया होगा, वो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो रेड किसकी जगह हम क्या लगता है, शेडेड एरिया का जो एरिया निकाल दें वही इसका आंसर हो जाता है इंटीग्रेशन का। तो ये हमने पढ़ा। तो ये हम आज का टॉपिक यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।